अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पर अगर सिर्फ इल्ज़ामात लगाने हैं और अफ़गानिस्तान में अपने मकासद को हासिल करने के लिए अड्डों की बात करनी है तो हम कहेंगे गुड लक बाइडन। सिर्फ यही नहीं बल्कि वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये भी कहा गया है कि जो बाइडन को अगर डू मोर कहना है तो बेहतर है कि फ़ौन ही ना करें। यहाँ कोई बाइडन का इंतज़ार नहीं कर रहा। हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा, जो हमारे मफाद में नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे। ये कहना है मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का, जिन्होंने पाकिस्तान की खारिजा जो पॉलिसी है इसको अमरीका समेत सब पर वाज़े कर दिया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला तेज़ी से जारी है। 20 साला जंग लड़ने, 7,000 फ़ौजियों की लाशें उठाने और तकरीबन $103 ट्रिलियन बेसूद जंग में झोंकने के बाद आज जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस जंग को ना तो फ़तह का नाम दिया जा सकता है और ना ही शिकस्त का। अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कंट्रोल के लिए करीबी ममालिक में अड्डे चाहिए, जिसके लिए इसकी नज़रें पाकिस्तान पर जमी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पहले ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नाम नहाद जंग में 70,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी देने के साथ $150 अरब का मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त करने और दहशतगर्दी की सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सूरत में सैकड़ों अरब का जो है वो नुकसान हम उठा चुके हैं। पाकिस्तान अब एक बार फिर इस किस्म की कुर्बानी का मुतामिल नहीं हो सकता। लिहाजा रियासत पाकिस्तान ने वाज़े अल्फाज में अमरीका को अड्डे देने से इनकार कर दिया है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जब अमरीका अफ़गानिस्तान से इनखला कर जाएगा, ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो अफ़गानिस्तान में जारी खाना जंगी की वजह से मुहाजिरीन का मसला पैदा होगा। पाकिस्तान में पहले ही हम सब जानते हैं कि 30 लाख के करीब मुहाजिरीन मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान अपने आप को इसके लिए तैयार कर चुका है कि अगर मज़ीद मुहाजिरीन पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी? ये भी और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला की वजह से इस पूरे रीजन पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, सूरत हाल कैसे कंट्रोल होगी, इन तमाम सवालों पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है अफ़गानिस्तान में जो करंट सिचुएशन चल रही है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, दोनों ममालिक का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। अब जो अमरीकी और नेटो फ़ौज का जो इनखला हो रहा है, बड़ी तेज़ी से तालिबान जो है वो मुख्तलिफ अज़ला पर जो है ना वो काबिज़ होते जा रहे हैं। जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि 110 अज़ला पर वो काबिज़ हो चुके हैं। जो मगरबी ममालिक हैं वो भी सारी सूरत हाल से परेशान है और ख़ासकर इनमें कुछ वो अज़ला भी शामिल है जिन पर हुकूमती कंट्रोल बड़ा मजबूत समझा जाता था। और फिर उससे बढ़कर हैरानगी की बात कि उन्हें तालिबान को ये सब कुछ करते हुए किसी भी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो सर, सूरत हाल कितनी तेज़ी से खाना जंगी की तरफ बढ़ती जा रही है। गाहे बगाहे आप लोग भी बताते रहते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, काबू में रखने के लिए क्या पाकिस्तान मज़ीद कोई डायलॉग्स की बात कर रहा है? मज़ीद अफ़गान तालिबान और हुकूमत के दरमियान कोई मुफाहमत के बारे में कोई अपना रोल प्ले फिर से कर सकता है? हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखिए शाज़िया, पहली बात जहाँ तक के हालात क्या हैं, हालात तो अच्छे नहीं हैं। तशवीश है, बिल्कुल है, होनी भी चाहिए। हमारी क्या पॉलिसी है? नंबर 1 कि अफ़गानिस्तान में जितनी कोशिश हो सके, चाहे उसकी लगे कि इम्कान उसका कम है, किसी ना किसी तरह वहाँ पे सियासी मफाहमत की तरफ बात जाए कि कोई किसी किस्म की स्टेमुलेंस और स्टेबिलिटी वहाँ आ जाए। मामला बिल्कुल खाना जंगी की तरफ ना जाए। और इसलिए हम अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कर सकते हैं एज एन आउटसाइडर। अल्टीमेटली फैसला तो अफगानिस्तान ने, अफगान कुव्वतों ने खुद करना है। अमेरिका वहाँ बैठा है, कतर में भी, और वहाँ भी उन्होंने ही फैसला कराना है जो कराना है। बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि वहाँ कोई मामला ठहर जाए थोड़ा सा, ताकि अगर स्पिल ओवर की बात हो भी तो मामला मैनेजेबल हो। दूसरा ये कि हमने अपने बॉर्डर कंट्रोल्स, फेंसिंग जो बाड़ लगाई है,
बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग से सिर्फ लोग आए जाएं, उसके बाद वीज़ा की जो रजीम हम पहले कभी नहीं होती थी उस तरफ जा रहे हैं। फिर ये है कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि और रेफ्यूजीज़ लेने की हमारे में ना सकत है ना हम तैयार हैं, क्योंकि वहीं से ये मामलात अंदरूनी भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए जो हमारी तैयारी है वो मेरा ख्याल है कि 90 की दहाई से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। 9/11 के बाद भी जो था हमारी काउंटर टेररिज्म, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उस जो लर्निंग हुई है उससे अब हमारी कुव्वत, अब हमारी सलाहियत बहुत। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में ये जो बात की कि अगर अफगान तालिबान हुकूमत पर काबिज हुए तो पाकिस्तान इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करेगा बल्कि अपनी जो सरहद है इसको बंद कर देगा, तो क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी अफगान मुहाजिरीन मतलब कि पनाह गुज़ीन मजीद यहाँ पर ना आए? आप भी जैसे बात करें मजीद हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या यही हमारी स्ट्रैटेजी है? इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी कि हम अपने बॉर्डर्स बंद कर देंगे। अच्छा देखिए, उसका मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं। बात यह है कि अगर हमारे बॉर्डर पे स्पिल ओवर आएगा या खदशा होगा, नज़र आएगा, तो हम बॉर्डर बंद करेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए 20 साल बल्कि 30 साल हम इस जंग का एक या दूसरी तरह से उसका अजाला हम भुगत रहे हैं, तो अभी हमने कितनी और दुनिया हमें लान तान करेगी और मार भी हमें पड़ रही है। तो हम अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा कमर्शियल ताल्लुक बेहतर हो। उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए हम कहते हैं अपना ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट को अपग्रेड करें, यहाँ से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम तैयार हैं, हमारी जो राहदारी है उसको यूज करें, जो कुछ हम कर सकते हैं अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए हम करने को तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहां से स्पिल ओवर नेगेटिव इस तरफ आए और दुनिया फिर हमें कहे कि हमारी वजह से मामलात खराब है। तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर वहां से स्पिल ओवर आएगा तो हम अपना बॉर्डर तो मैनेज करेंगे, हमारे पास और किसी किस्म की ऑप्शन नहीं है। और वो हुकूमत बनाना तो एक बात है, अगर खाना जंगी होगी तो भी स्पिल ओवर का खदशा है। अगर कोई वहां पे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जब भी बढ़ने का खदशा होगा। डॉक्टर साहब, बार बार जो सियासी हल की बात की जाती है, अब जब तालिबान वहां पेशकदमी करते जा रहे हैं, मुख्तलिफ अजला पर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा वो मुज़ाकरात के लिए बैठने पर तैयार होंगे? अब एक जो उनको कंट्रोल चाहिए, जो कब्जा उनको चाहिए, अब बगैर लड़े अगर उनको सब कुछ मिलता जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो उनके लिए कि फिर मुज़ाकरात की कोई अहमियत रह जाएगी? वो टेबल टॉक पर बैठेंगे? अगर पाकिस्तान कोशिश भी करे अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो है ना वो कि इनको बिठाएं और बातचीत कराएं और मुफाहमती रास्ता कोई निकलना चाहिए, सूरत खाना जंगी की तरफ ना जाए, जब बगैर लड़े उन्हें उनके जो मकासद है मिल रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं, तो वो क्यों बैठेंगे सर दोबारा डायलॉग के लिए? देखिए, असल मसला यह है कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त असेंडेंट फोर्स कौन सी है, कौन सी ताकत है जो ये जगह अपनी बना रही है और कौन ज़्यादा मजबूती की तरफ जा रहा है। जो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है वो हिलने को तैयार नहीं है, वो अफगान हुकूमत है। हाँ। बदकिस्मती ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आप अपना सारा वक्त गुजार रहे हैं पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी करने पर, बजाय इसके कि अपने मुल्क को संवारें, बचाएं, सीधा करें। फिर आप जाते हैं वाशिंगटन, वहां भी बजाय अपने मुल्क के बात करने की पाकिस्तान की बात शुरू कर देते हैं। तो ये जब कोई आपके हाथ में कोई चीज़ रह ना जाए तो इस तरह का रवैया शायद बहुत किस्मती है, बिकॉज अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना बड़ा ज़रूरी है इस खित्ते के लिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, इम्कान तो कम है, वो तो आप सही कह रही हैं, इम्कान कम है, लेकिन बहरहाल हमारे पास और कोई चारा नहीं है कोशिश करने के सिवा। डॉक्टर साहब, FATF का पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद और बहुत सारे पॉइंट्स को अचीव करने के बाद भी ग्रे लिस्ट में रखना, क्या आप ये समझते हैं कि हमने जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का जो एक वाज़े एक मैसेज गया है एब्सोल्युटली नॉट का, कि जो वो हमसे चाहते हैं वो हम नहीं दे सकते अब की बार उन्हें, ये उसी का रिएक्शन है? हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब के G7 ग्रुप हो, UNO हो, सलामती काउंसिल हो, दुनिया के जो तमाम इदारे हैं ये किस आलमी ताकत के ज़ेर असर हैं। क्या फिर प्रेसिडेंट बाइडन का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात ना करना ये भी इसी रिएक्शन का नतीजा है जो हमारी तरफ से जा रहा है? ज़ाहिर है हमसे अड्डे लेने की बात कर रहे हैं, हमने साफ साफ इनकार कर दिया है। क्या मज़ीद भी हमें अब भुगतने के लिए या नेगेटिव चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? जैसे FATF की मैं बात कर रही हूँ, IMF के ज़रिए भी हमें टाइट करने की कोशिश की जा सकती है। हम तैयार हैं सर सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए?
देखें शाजिया, इसमें 2-3 बातें जहन में रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि प्रेशर और नो प्रेशर, जो चीज़ फैसला कर लिया कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, उस पर आगे कोई पेशरफ नहीं होगी, सिंपल एज दैट। अगर हमने ये फैसला कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है, तो ये अड्डों वाली बात नहीं है। अब उसके वजह से अगर प्रेशर आएगा तो आएगा, यही फ़र्क है पहले और अब में। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि बिल्कुल आपको डायरेक्टली और प्रोएक्टिवली अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी है और कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट बात करें, जी ये है, और उसके इर्द गिर्द जो भी पॉलिसी बन सकती है वो बनाएं, जो रास्ता निकलता है वो निकालें। दूसरी बात, जहाँ तक ये फ़ोन की बात है, ये पहले भी मैंने कुछ दिनों पहले कहा है, देखिए फ़ोन की बात छोड़ दें। फ़ोन करना था तो कर लेते, और अगर नहीं करना तो ना करें, इट्स परफेक्टली फाइन। हमारे पास बहुत काम है, फ़ोन करके क्या बात, अगर तो कोई मुस्बत बात करनी है, आगे चलने की बात करनी है, वी विल कंसिडर इट। और अगर नहीं करनी, यही बात करनी है जिस पे ना हो चुकी है, तो अपना भी वक्त जाया होगा, हमारा भी जाया होगा। आपने भी कहा है कि अगर डू मोर के लिए आपने फोन करना है तो ना करें, आपने भी बड़े दबंग तरीके से मैसेज दिया है। नहीं, बिकॉज उसका जवाब पता है ना, बात यह है कि जवाब पता है उधर, मतलब अगर डू मोर कहेगा तो फिर जवाब भी पता है। लेकिन देखें, इस पे जो बात समझने वाली ये है, हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि हम अमेरिका से बात नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं चला। हम तो कह रहे हैं कि ताल्लुक बेहतर होना चाहिए। हमने जो मुज़ाकरात भी उनसे किए हैं, उसके बाद रास्ता खुला है, बड़ा क्लियर एग्रीमेंट है कि सारी चीज़ों पे आगे चलना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी होगी। सो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका से ताल्लुक आगे ना चले, या अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है तो अच्छी तरह निकले। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि उनको कोई ये हो कि जी देखें क्या हो गया और सुपर पावर हार गई, वो हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला तो ताल्लुक बेहतर करना है। लेकिन ये जो बात है ना बार बार कि जी पाकिस्तान की वजह से वहां ये हो गया तो डू मोर नहीं हुआ, अगर वो बात करनी है तो ना वक्त जाया करें। बिकॉज मैं अभी बता रहा हूं कि ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि ताल्लुकात हों, बराबरी की बुनियाद पर हों, एक रिसेंट अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात की कि अमेरिका के जैसे ताल्लुकात बरतानिया के साथ है, या फिर जैसे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, हम वैसे ताल्लुकात अगर अमेरिका हमारे साथ बराबरी की बुनियाद पर रखना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो माजी के ताल्लुकात रहे हैं, ये झुकाव जो था वो एक ही यकतरफा ताल्लुकात थे, क्योंकि जाहिर है अमेरिका हमें हेल्प कर रहा था, अमेरिका हमें मदद दे रहा था। ये सब ख्वाहिशात अपनी जगह पे, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि अमरीकी जो हैं वो अपने मफादात की बुनियाद पर जो है ना वो ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। जब हम उनके मफादात को सामने रखते हुए उनकी ख्वाहिशात को जब हम फुलफिल नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें उनसे कि वो हमारे साथ बराबरी की बुनियाद पर जो है ना वो ताल्लुकात रखें, जैसे अमेरिका ने बरतानिया या हिंदुस्तान के साथ रखे हुए। फिर तो हमें हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार भी रहना चाहिए। फिर वो एक जो रिलेशनशिप में वो जो आ जाता है कि कोल्ड जो ताल्लुकात होते हैं वो बन जाते हैं, फिर वो कशीदगी आ जाती है। फिर हमने ये भी देखा माजी में किस तरह पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों में प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट की जाती है, पाकिस्तानियों को वहाँ तंग किया जाता है। तो फिर हमें हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अच्छा देखिए, पहले तो ये ज़हन में रखें कि आप जो कह रही हैं कि जी वो सख्त मामलात और अमेरिका, मफादात के लिए तो हर मुल्क खड़ा होता है। अगर बदकिस्मती से माजी में हमने कभी अपने मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया फॉर वेदर सेल्फ इंटरेस्ट या रॉन्ग डिसीजंस या व्हाटएवर, तो उसमें अमेरिका की तो गलती नहीं, गलती तो हमारी है। तो अमेरिका अगर अपने मफाद पे खड़ा है, यही तो तब्दीली है। ये जब बात बराबरी की होती है, ये बात होती है कि भाई जिस चीज़ में म्यूचुअल इंटरेस्ट है उस पर आगे चलें, जिसमें नहीं है ना चलें। तो यही तब्दीली है कि हम अपने मफाद पे खड़े हैं, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। दूसरा जो इशू है इसमें कि उधर से रवैया क्या आएगा, देखिए आई थिंक हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क, कोई जजीरा नहीं है इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का, एक 5वां मुल्क है दुनिया का, एक न्यूक्लियर पावर है, यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान अगर किसी सूरत में भी ठीक करना है तो क्या पाकिस्तान के बगैर हो सकता है? ज्योग्राफिया ऐसा है, ठीक। और ये बात जो है ना कि जी वो हिंदुस्तान के साथ को मिल गया और ये वो, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ाई करके आगे जा सकता है? तो देखिए हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इमोशनल हो जाएं और यहाँ बढ़ के हम अपना शोर शराबा, नहीं,
प्रैग्मेटिकली बात करें, हमारे अपने इंटरेस्ट जो हैं वो हम सामने रखेंगे विद द कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान के बगैर ये दुनिया के बड़े मुल्क आगे नहीं जा सकते, और आप देखेंगी कि वो भी कॉपरेशन की बात करेंगे जैसे उन्होंने हमसे की है। सही। अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता हमने आगे चलाना है, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उस पे, जहां नहीं है वी हैव टू बी क्लियर, दे विल अंडरस्टैंड, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स नॉट। सर, अगर अफगानिस्तान में तालिबान की मुकम्मल हुकूमत कायम हो जाती है तो हम किसके साथ खड़े होंगे? देखिए, ये कबलस वक्त है कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं। अभी मेरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये है कि वहाँ खाना जंगी ना हो, वहाँ इस्तेहकाम आए और कोई सियासी हल निकले। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। हमारी रियासत की पॉलिसी है क्या उसामा बिन लादेन को लेकर? कोई उसे शहीद कहता है, कोई बाद में आकर कहता है कि ज़बान फिसल गई, कोई चुप हो जाता है क्या हमारी पॉलिसी? सवाल, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, सवाल मंतकी है ही नहीं। ये फैसला पाकिस्तान का, मेरा, आपका नहीं है। एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है अक़वाम मुत्तहिदा, उसका प्रोसेसेस हैं, वो डेजिग्नेट करता है इंडिविजुअल्स को 1267 रेजोल्यूशन के तहत। अगर इनका नाम उसके अंदर है तो द स्टोरी इज क्लियर, उसमें नाम से को पूछने की जरूरत है ना कुछ। यूनाइटेड नेशंस वहां बैठी हुई है, वो फैसला करती है, हम आलमी कवानीन नहीं बनाते। इनका नाम उस लिस्ट में है। कल हमें अपने मुल्क में बच्चों को क्या बताना है उसामा बिन लादेन कौन था? ज़ाहिर हिस्ट्री तो है ना, एक तारीख का हिस्सा तो है ना। आप अपने बच्चों को ये बताएं कि पाकिस्तान को साफ करें, पढ़ें लिखें, पाकिस्तान का कैपिटल बने, पाकिस्तान के लिए काम करें। इन चीज़ों में बच्चों को ना उलझाएं, असल काम पे लगाएं ताकि हम तरक्की करें। जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हैं रेलेवेंट नहीं है। सर, कैसे रेलेवेंट नहीं है? बच्चे बड़े होंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री का हिस्सा तो है ना सर ये वाकयात सारे। बच्चों को हिस्ट्री वो पढ़ाएं कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, कहाँ से शुरू हुई, मुस्बत चीज़ें क्या हैं, और जब इस पे आएँ तो उनको कहें बैनुल-अक़वामी कवानीन पढ़ लें और उनको समझ आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत का इस वक्त जो सबसे बड़ा एजेंडा है या इशू कह लें, ये इलेक्शन इस्लाहात हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं, जबकि अपोजिशन ने हुकूमती इस्लाहात को मानने से सिरे से इनकार कर दिया है। न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन भी सरापा एहतजाज नज़र आता है। इंतखाबी इस्लाहात को लेकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 1 जुलाई को APC बुला रखी है, जबकि हुकूमती वुज़रा अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामान में बुलाते हुए नज़र आते हैं। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहती है, इस पर भी अपोजिशन ने एतराज़ात उठा दिए हैं। जबकि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 2 सेनेट की नशिस्तें और 5 से 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें रिजर्व करने का मुतालबा किया, और अपोजिशन लीडर की इस तजवीज़ को हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तजवीज़ को उन्होंने कहा कि हम रद्द करते हैं, ये एक ड्रामा है। बल्कि तनकीद करते हुए कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं ये पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन ही नहीं रखते। उनका कहना था कि वोट का इख्तियार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है और इनको इंतखाबी अमल में शरीक करेंगे, लेकिन इसका तरीक़ेकार वो नहीं होगा जो शहबाज शरीफ चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंतखाबी इस्लाहात के कवानीन पर शदीद तनकीद की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 14 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। इस कमेटी में हुकूमत की जो नुमाइंदगी है ये वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर, डॉक्टर बाबर अवान, चौधरी तारिक बशीर चीमा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद हुसैन मक्सी करेंगे। जबकि अपोजिशन की तरफ से इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून से शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी से सैयद नवीद कमर, शाजिया मरी, MMA की शाहिदा अख्तर अली और BNP के आगा हसन बलोच शामिल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और अपोजिशन क्या इंतखाबी इस्लाहात का जो एजेंडा है इस पर मुत्तफिक हो पाएंगे या नहीं। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब से सबसे पहले जान लेते हैं इशाइये का हाल, जो अभी ये प्रोग्राम में
इशाइये के बाद ही आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ज़रा इशाइये का हाल तो ज़रा बताएं, कैसा रहा, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग बजट को पास करवाने के लिए इस इशाइये के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई और ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और अभी तक जो तकरीबन जितने दिन बजट सेशन चला है तो एक बार भी अपोजिशन ने वोट काउंट करने की कोशिश नहीं की, जो उनका एक राइट था, लेकिन नहीं की क्योंकि हुकूमत की बेंचेस पे प्रेजेंस हमारी तकरीबन ये 2-2.5 हफ्ते रही। ख़ासकर जब से कट मोशंस, जो कटौती की जो तहरीकें होती हैं, जो उसमें कट मोशंस में आज हमने 4 पास किए, कल 4 पास किए थे सारा। तो एलाइज भी आए हुए थे, हुकूमती अरकान भी थे, और कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ने चाहा तो बजट पास होगा और इंशाअल्लाह बेहतर होगा, आसानी से मंजूर हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बैरियर नहीं होगा, सकून होगा, सकून.com होगा और कोई कॉपियाँ नहीं चलेंगी, कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी। इस बात पर भी कोई इत्तफाक हुआ है कि नहीं हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में कोई डायरेक्शंस दी हैं कि ऑपोजिशन जो मर्जी करे, हम हुकूमत है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है? नहीं, कल तो खैर बजट पास होने का दिन है जिसमें वोटिंग वगैरह होती है, अपोजिशन अपनी कोशिश करती है और हुकूमत अपना बंदे पूरा करती है। तो कल तो मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं देख रहा। वो पहले 2-3 दिन के बाद जब हुकूमत और अपोजिशन की बैठक हुई तो उसके बाद से पिछले जुम्मे से जो है तो फिर कार्रवाई चल रही है मामूल के मुताबिक। तो मैं नहीं समझता, मैं कोई नहीं देख रहा कि कोई दोबारा कोई किताबें जो हैं उसकी मंजनीक़ें चलेंगी। तो वो मंजनीक़ों वाला प्रोग्राम मेरे ख्याल में फ़िलहाल मौखर है। चलें, ये तो ज़बरदस्त है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, पॉजिटिव जेस्चर ही जाना चाहिए ईवान से। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इंतखाबी इस्लाहात की तरफ। हुकूमत चाहती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक होना चाहिए, उन्हें ये राइट मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशस्तें होनी चाहिए, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। वो आप लोगों की तजावीज़ मानने को तैयार नहीं है, आप लोग उनकी तजावीज़ मानने को तैयार नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब सीट्स रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, इस पर अब हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला? अगर वोट का हक उनको मिल सकता है तो क्या सीट्स रिजर्व नहीं हो सकती उन लोगों के लिए? सब चीज़ों पे बात हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन पार्लियामान में होनी चाहिए और आईन के पैरामीटर्स के अंदर होनी चाहिए। और जो उसके लिए कमेटी बनाई है, अपोजिशन का अब काम है कि वो भी अपने नाम दे और उसमें बैठे डिस्कस करें। इंशाल्लाह कानून साजी का काम जो है वो तो बैठ के ही हो सकता है, वो तो चीख चला के तो नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के अंदर ही होना चाहिए। बार अगर वो कोई अपना APC वगैरह करते भी हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होगी, लेकिन सैंक्टिटी तो जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, अहमियत तो उन्हीं चीज़ों की है। और अभी ये कानून सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून बराए लॉ में ये जा चुका है, तो वहाँ अपोजिशन की भी तगड़ी नुमाइंदगी है, हुकूमत की भी है, या वहाँ पे बैठ के कर लें इसमें जो भी अमेंडमेंट्स कोई प्रपोज करनी है, लेकिन सेनेट में तो रुकावट बनेगी, डिस्कस कर लें, या फिर जो कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई है वहाँ के कर लें। ठीक है, ठीक है, APC की कोई अहमियत नहीं है, जो भी एक सियासी एक्टिविटी तो हो सकती है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली में तो आप लोगों ने मंजूर कर लिया, लेकिन आप लोगों को पता है कि सेनेट में आप लोगों की मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में दिक्कत होगी आप लोगों को। देखिए, मंजूर कराना कोई, मैं नहीं समझता अल्लाह ताला के फजल से कोई हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि अगर सेनेट से नहीं होता तो हम जॉइंट सेशन से भी करा सकते हैं, जो माजी में हमने किया, लेकिन हम वो चाहते नहीं हैं। क्योंकि ये इलेक्शन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे कोई फ़र्ज़ करें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, या कोई भूखा ना सोए खान साहब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, या बिलियन ट्री सुनामी है। वो एक ऐसी चीज़ है कि हुकूमत वक्त करती है, अपोजिशन उस पर तनकीद भी करे, तो उसमें हुकूमत का ही बेसिकली काम होता है। लेकिन इलेक्शन हम इसको समझते हैं कि इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराबर के तकरीबन स्टेक होल्डर हैं। काफ़ी तादाद अपोजिशन बेंचेस पे बैठी है, तो एक चीज़ की वक़्त और उसकी पॉलिटिकल वेटेज और सैंक्टिटी तब ही बनेगी, उसकी अहमियत तब ही होगी जब उसमें अपोजिशन का इनपुट आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अपोजिशन को इसमें एंगेज करें। अदरवाइज़ पास कराना हो तो अगले दिन हम जॉइंट सेशन में करा लें, लेकिन हम चाहते हैं
हैं कि अपोजिशन इसमें अपना किरदार अदा करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 2023 में फिर हमने और अपोजिशन ने, हम सब ने जाके फिर इलेक्शन वहाँ से लड़के दोबारा सब लोगों ने आना है। और ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, सिर्फ सियासी इख्तिलाफ है। तो अगर वो चाहते हैं कि दोबारा, अपोजिशन के दोस्तों को कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि दोबारा 2023 में कोई ना रोए पीटे, कोई शिकायत ना करे धांधली की, तो फिर अभी वक्त है, हमारे पास टाइम मौजूद है, आए और इसमें अपना रोल पॉजिटिव प्ले करें। और मैं समझता हूं कि बड़े बड़े मसाइल बैठ के हल हो सकते हैं। ऑपोजिशन के नजदीक ईवीएम धांधली को रोकने का हल नहीं है सर, आप लोगों के नजदीक यही हल है? कोई दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है? ज़ाहिर ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलना है, बैठना है, बात करनी है, जो कमेटी असद कैसर साहब ने बनाई है, या आप लोगों के नजदीक यही हल है ईवीएम, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, उसमें जो इलेक्शन लॉज में तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स और भी हैं, उस पर भी बात हो सकती है। ईवीएम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब जो है इसको समझते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह वो क्रिकेट में एक न्यूट्रल अंपायर लेके आए, शुरू में सब ने तनकीद की, आज पूरी दुनिया में है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको एक क्रेडिबल तरीके से, एक ऐसे तरीके से इसको राइज कर दिया जाए कि ईवीएम की सैंक्टिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत बरकरार रहे, उसको हाईजैक करने का, उसको अंदर से कोई और उसके साथ जिस तरह किया जाता है बाज़ औक़ात, इस तरह की चीज़ों को अगर उसकी रोकथाम हो सके, और तो ये बेहतरीन तरीका हो सकता है, बेहतरीन आसान तरीका हो सकता है कि इससे धांधली का सिलसिला रोका जाए। जो अपोजिशन के इस पे कोई नहीं, तो इसको टेस्ट करना चाहिए था फिर ज़िमनी इंतखाबात पर। टॉक शोज में या ईपीसी में हल नहीं होंगे, वो तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल होंगे। तो ज़िमनी इंतखाबात में फिर इसको टेस्ट नहीं कर लेना चाहिए पहले ईवीएम को? वो तो नहीं किया आप लोगों ने। वाई नॉट? मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है कि इससे पहले कि 2023 के एक बहुत बड़ी ग्रैंड ऑपरेशन में इसको ट्राई किया जाए फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक ये बेहतरीन सोल्यूशन है कि इसको बाई इलेक्शंस में या छोटे इंतखाबात में, बल्दियाती में, इन सब में, और उसमें जो वकला के इंतखाबात होते हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के होते हैं, अभी बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, उन सब में ट्राई किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। और उसमें कुछ सुकम खामियां अगर सामने आती हैं तो वो फिर जनरल इलेक्शन तक दूर भी कर ली जाएंगी। मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब तजवीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म नज़ीर साहब, एक तरफ आप लोग कौमी असम्बली में जब इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत ने पेश की, उन्होंने वहाँ से मंजूर करवा ली, अपोजिशन ने इस पर बड़ा वावेला मचाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के राइट्स को लेकर, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा इसको अपोज किया। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली में 5 से 7 नशिस्तें जो है ना वो इसको रिजर्व किया जाए ओवरसीज़ के लिए, और सेनेट में 2 नशिस्तें। एक तरफ वोट देना नहीं चाहते हैं लेकिन नशिस्तें आप लोग उनके लिए रिजर्व रखना चाहते हैं। सर ये क्या स्ट्रेटजी है ओवरसीज़ के लिए? वोट का हक नहीं होना चाहिए उनको, लेकिन सीट्स होनी चाहिए उनकी। देखिए शाज़िया, एक दो चीज़ें पहले क्लैरिफाई कर लें, बिकॉज आई बीइंग अ लॉयर मैं तो उस हवाले से बात करूंगा क्योंकि मैंने जो बिल आया वो भी देखा है, आईने पाकिस्तान भी देखा है, जो हमारे आज के इलेक्शन लॉज है वो भी देखें। सही। पहली बात तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने अपने वोट्स यहाँ पे, क्योंकि ड्यूल नेशनैलिटी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अलाउ करते हैं, खासतौर पे कॉमनवेल्थ के ममालिक, तो जो लोगों की ड्यूल नेशनैलिटी है उनका वोट इंटैक्ट है और उन्हें किसी ने रोका नहीं है। अगर वो इलेक्शन में आके अपना वोट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। रुकावट है तो आईने पाकिस्तान में है उन पे, और वो ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो उन्होंने अपनी नेशनैलिटी छोड़नी है दूसरे मुल्क की। सही। और ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड है, ये काफी जगहों पे है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि भारत में तो अगर आप देखेंगे तो NRIs जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनको लोकल नेशनैलिटी भी पूरी तरह से नहीं दी जाती।
अब अगर आप चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ वोट नहीं डालें बल्कि उनकी नुमाइंदगी हो असेंबलीज के अंदर पार्लियामान में, तो उसके लिए हमें आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 62 जो है वो अमेंड करना पड़ेगा। सही। रही बात उनकी जो वोट का राइट है, तो उस पे कोई ये नहीं कहता कि आप उन्हें वोट का राइट ना दें। फिर शुकूक शुबात ये हैं कि जो ये ईवीएम है या इंटरनेट वोटिंग है, उसके बारे में अगर आप अभी सर्च करें गूगल पे तो आपको 50 किस्म के एतराजात उस पे आ जाएंगे। और मोर सो जो हमारा सिस्टम है जिस तरह का, वी आर प्रोन टू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जहां पे भी किसी को स्नीक इन करने का मौका मिलता है, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ का यहाँ पे कमी कोई नहीं छोड़ी जाती। तो उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ दे दी, लेकिन अच्छी खबर साथ साथ ये है कि जो पार्लिमानी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट में, उसने इस बिल को एग्जामिन करना है और उसमें तमाम अपोजिशन जमातों की और सरकारी जमात की और उनके हलीफ जो है उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। वो 13 रुकनी कमेटी है। हमने कमेटी की पहली मीटिंग की थी पिछले हफ्ते और उसमें ताज हैदर साहब बड़े एक मुतहम्मल मिजाज और बड़े सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उस कमेटी में मैं भी हूँ, उस कमेटी में कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, उस कमेटी में रजा रबानी साहब को एज अ स्पेशल इन्वाइटी भी, हमने बहुत सारे लोग हैं। तो हमने ये तय किया है कि हम वहाँ पे एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करें, जिसमें फैफन वाले हैं, पिलडेट वाले हैं और जो कोई भी आना चाहे। और ईवीएम वोटिंग पे आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और टास्क दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आप लोग उसे कवर करते रहे उस सारी न्यूज को। उस टास्क फोर्स के जो चेयरमैन थे आजकल वो दुबई में बेस्ड है, हमने उन्हें भी बुलाया है, वो भी हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हुकूमत ने तो आपकी इस तजवीज़ को फ्रॉड कह दिया। आज बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो शहबाज शरीफ साहब की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सीट्स रिजर्व करने के हवाले से जो तजवीज़ थी उसको उन्होंने कह दी ये प्लान ही फ्रॉड है उनका। मतलब कि वो तो आपके इस एजेंडे को, इस तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनके साथ इन बाकी मामलात पे बात करने के लिए तैयार होंगे? आप लोगों को एक तो मसला है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, वो ज़ाहिर है मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को लेकर तो हुकूमत ने यही बात हमेशा से की है कि आप लोग अपने माहिरीन को बुलाएं, अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएं। जो बात अभी आप भी कर रहे हैं तो देखा जा सकता है कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, मिलकर रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ को सिरे से हुकूमत रद्द कर देती है तो फिर भी आप बाकी इश्यूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए शाजिया, जो तकलीफ से बात है ना, एक जमहूरी मुआशरे में रहते हुए अनफॉर्चुनेटली ट्रेरी बेंचेस या सरकार की जुबान और रवैया वो है जो कि रवाजन अपोजिशन का रवैया और जुबान होती है। ये कंटेनर से नहीं अभी तक नीचे उतरे। इस तरह की गुफ्तगू आमतौर पे अपोजिशन तो करती है, वो अपना एक तरह से वो कहते हैं ना वेंट आउट करना, वो अपनी भड़ास निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये हुकूमत ने ये बंद कमरे में तैयार कर दिया। बाबर अवान साहब ने एक बिल बना के भेजा है और कौमी असेंबली से उसे जिस तरह से बलडोज करके पास कराया गया, 21 बिलों के अंदर रख के, वो सबको पता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है ना, वो उसका तो किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। वो तो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराने के पाबंद हैं और उनको तश्कील देने के लिए भी जो मैकेनिज्म बताया गया आईने पाकिस्तान में वो ये है कि उन्हें हुकूमत और अपोजिशन मिल के उनका तकर्रुर करेगी और ये सारा इलेक्शन कमीशन उसी प्रोसेस से उनकी तकर्री हुई है। सही। उन्होंने भी बहुत सारे अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, अगर ऑपोजिशन के नजदीक ईवीएम धांधली को रोकने का हल नहीं है तो आप लोगों के पास क्या सजेशंस है, फिर धांधली को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जो 2017 का इलेक्शन एक्ट था उसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया और उसमें जो एक तजवीज दी गई वो थी RTS की। हाँ। अब RTS इटसेल्फ एक सिस्टम था जो सिर्फ रिजल्ट्स को कंपाइल करने के लिए हमने तो उसको भी बैठते हुए देखा है। आपने उसको, मैं खुद वकील हूँ, मुझे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सन 2015 से तकरीबन 10 से 11,000 वोटर्स का इलेक्शन जो है वो EVM से करा रही है और वो हर साल उसमें शुरू में 3-4 साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी, सिस्टम बैठ गया,
फैसलाबाद बार एसोसिएशन ने हमसे वो लेके मुस्तार सारा सिस्टम उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा नहीं हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। उन्होंने 9 जनवरी को इलेक्शन करवाया, 3000 वोटर का इलेक्शन था, उनका सिस्टम 1:30 बजे बैठ गया, उन्हें फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन वो भी फ्लॉप हो गया ना। आप लोगों के पास नया हल क्या है इसका? मैं ये कहता हूं कि हर काम को करने का एक ढंग और तरीका होता है। ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, इलेक्शन कमीशन भी कहता है, हम भी कहते हैं कि ईवीएम के लिए आप पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करें, कोई 2-3 जिमनी इलेक्शंस में इसे पायलट तो कर ले। बिल्कुल सही। हुकूमत ने ये भी तकलीफ नहीं की कि वो जिमनी में पायलट करे, वो स्ट्रेट अवे जा रहे हैं जनरल इलेक्शंस के लिए और कहते हैं कि ईवीएम आज शुरू होगा, वो 1.5 में कंप्लीट होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक उठाना नादरा से अब उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत संगीन है। मसलन जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका फिंगरप्रिंट नहीं उठाती, जो बहुत ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग हैं जो कि हाथ से वो जो कस्सी का काम करते हैं, जो कुल्हाड़े चलाते हैं, जो हथौड़े का काम करते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स नई मशीनें उठाती। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने अपने यहाँ पे जब ईवीएम लगाए। मतलब आप लोगों की तरफ से ना ही समझे तो फिर कमेटी में बैठ के करना क्या आप लोगों ने? हुकूमत तो वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि हमने तो 2023 का इलेक्शन करवाना ही ईवीएम के जरिए है। तो शाजिया बीबी देखें, अगर दुनिया के 200 में से 180 ममालिक में ईवीएम नहीं है तो वह क़यामत तो नहीं आई ना। इस वजह से इंतखाबात जो एक रवायती तरीका है उसके जरिए हो रहे हैं। हमने इन्हें कहा है और कमेटी में हम इनसे सारा कुछ इनसे फीडबैक लेके फिर हुकूमत को तजवीज देंगे। वो एक आईनी कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और सेनेट के हाउस ने उसी कमेटी को रेफर किया हुआ है मामला। सही। ये सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके हम एक रिपोर्ट मुरतब करके पेश करेंगे सेनेट के फ्लोर पे, उसके बाद तय होगा। ये जो जिद में कानून साजी है ये कभी ना ऑपोजिशन को जिद करनी चाहिए ना सरकार को जिद करनी चाहिए, लॉजिक से बात करनी चाहिए। और अगर हम लॉजिक से बात करेंगे जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, फाइनली हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार हुए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। एक तरफ जो हुकूमत है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहती है, दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट पे कुछ मखसूस नशस्तें रखी जाएं। सर, ये इस तजवीज़ को हुकूमत ने तो रद्द कर दिया है, लेकिन क्या इसमें कुछ हर्ज है अगर शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर गौर किया जाए? शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना नुक्ता नज़र पेश किया है वो इसलिए काबिल अमल नहीं है। अच्छा। कि अगर आप इसी तरह जैसे हमारे यहाँ ख्वातीन की नशिस्तों को बाकायदा प्रायोरिटी लिस्ट के तहत हमारी सियासी जमातें उनको सेलेक्ट करती है, अगर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उसी अंदाज से सिलेक्ट करना शुरू किया तो जो हमारी पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक माहौल में एक मुल्क है, ये चारों तरफ दुश्मनों में गिरा हुआ है। तो इस लिहाज से इंडिया के इसराइल की जो लॉबिस्ट हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, सब तो नहीं है, जिनको टिकट देंगे तो आप ये समझें कि करोड़ों रुपए की लेन देन हो गई। जो पार्टी जिसको भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉमिनेट करेगी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर तो अपनी पार्टी फंडिंग के नाम से उनसे करोड़ों रुपया वसूल मतलब क्या आप कह रहे हैं जो सेनेट के इलेक्शन में होता है वही सब कुछ होएगा? के मामले में होता है, या इसी तरह हमारे यहाँ जो टिकट दिए जाते हैं उस वक्त भी दिया जाता है। ख्वातीन तो ज़ाहिर वो अपने फैमिली मेम्बरों को तहत उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें तो पैसे का लेन देन की खबरें नहीं आई। लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो एक गैर मुल्की जो इंडिया है, इसराइल है और दीगर हमारे पाकिस्तान के मुखालफिन ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के भी बहुत से ममालिक हमारे खिलाफ हैं, तो वो अपने आदमियों को वहाँ बाकायदा नॉमिनेट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, प्लांट कर देंगे। अच्छा। तो पाकिस्तान की यहाँ आके मुफ्त में जनाब वो मेंबर बन गए। एक दफ़ा उन्हें 50 करोड़ रुपया खर्च किया और वो जनाब 5 साल के लिए या
सेनेट में आ गए तो 6 साल के लिए, तो हर कमेटी के वो चेयरमैन होंगे, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, एटॉमिक सेंटर। लेकिन उन्हें फिर भी वो डुअल नेशनलिटी वो तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो ड्यूल नेशनलिटी को तो नहीं लेंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनकी भी बहुत से तो मशकूक है ना वहाँ, ऐसी बात तो नहीं है ना कि जिनके साथ, जिनके इसराइल के साथ भी, इंडिया के साथ भी, गैर मुल्कों के साथ भी उनके खास रवाबत है, तो वही आगे बढ़ेंगे। गरीब आदमी तो वर्कर तो नहीं आएगा ना, ओवरसीज पाकिस्तानी जो वर्कर है बेचारे किसी लेबर काम करते हैं, वो भी खास जो वहाँ प्लांटेड हैं, उनकी जदादें हैं, असासे हैं, उन्हीं में से कोई शख्स जो है प्लांट होके हमारे यहाँ 7 सीटें 6 सीटें 5 मतलब सीटें। क्या आप कह रहे हैं कि ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है? सर मुझे ये बताएं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि कानून साजी करना, इस्लाहात करना ये पार्लियामेंट का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ात उठाया है जो कौमी असम्बली से हुकूमत ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर जो बिल मंजूर करवाया है। अपोजिशन तो ज़ाहिर एतराज़ उठा रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये हमारा काम है, पार्लियामेंट का काम है। क्या इलेक्शन कमीशन इसमें अपनी कोई तजावीज़ भी नहीं दे सकता? सर इलेक्शन के बाद ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी हद तक ये माना जाता है। अगर हमारी पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली और वो कानून साजी आइन से मुतासादम ना हुई, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो लॉ ऑफ लैंड के तहत उनकी अमल दरामद करने का पाबंद है। लेकिन अगर कोई शक या दफा या क्लाज आइन से मुतासादम है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गाइडलाइन लेने के लिए रेफरेंस भिजवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील तो नहीं करेंगे, चैलेंज करेंगे कि जनाब ये जो दफात है, ये शिके हैं, क्लाजेस हैं, ये आइन से मुतासादम है, आप हमें गाइडलाइन दें। तो फिर पार्लियामेंट की तो कोई बात नहीं रह जाती ना। पार्लियामेंट में बहुत सी ऐसी सेक्शन आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकती। उनको चैलेंज तो सवाल ही नहीं पैदा था, उनको तब्दील करने के इख्तियार भी पार्लियामेंट के पास है। किसने कह दिया पार्लियामेंट की बालादस्ती? पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की है, आइन की बालादस्ती है। आइन जिस तरफ कहेगा वो जो है उस पर अमल दरामद करना तमाम इदारों पर फर्ज हो जाता है, आइन का मामला होता है। बालादस्त कोई नहीं है, बालादस्त आइन है, आइन सुपर का जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सही, बिल्कुल सही। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, ओवरसीज़ को जो वोट का हक देने की बात की जा रही है, आपको पता है मिडिल ईस्ट के बहुत से जो ममालिक हैं उनमें ये रूल है, ये कानून है कि वहाँ पर जो भी ओवरसीज़ है, पाकिस्तान ज़ाहिर है जो आएगा वोट देने के लिए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं होगी उन ममालिक की तरफ से वो किसी भी सियासी अमल में हिस्सा ले सकें। तो इसके लिए क्या बात करनी पड़ेगी इन ममालिक से? कोई रूल्स में तब्दीली करवानी पड़ेगी, बात करना होगी? सर ये सारा प्रोसेस इतना आसान है जो हम बड़ा इसको फोर्स कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट पर? हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े पैट्रियोटिक हैं, चंद लोगों को छोड़कर जो जिनके किसी गैर मुल्की के साथ उनका लेन देन है। लेकिन बहरहाल देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के ममालिक में तो कोई लॉन्ग जलसा करना, जुलूस निकालना, रैली निकालना, ग्रुप की शक्ल में एम्बेसी जाना, वो तो उनके लिए तो काबिल मजम्मत भी है, काबिल अमल नहीं है। हाँ। मैंने खुद एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में हमने तमाम ममालिकों से डाटा इकट्ठा किया था 2009 में। तो जितने सेंट्रल एशिया तो खैर ख्वालिफ इनकार कर दिया, सेंट्रल एशिया का हमारा तो वह पाकिस्तान नहीं है, लेकिन जो हमारे मिडिल ईस्ट के खलीज ममालिक हैं तो उन्होंने ये हमें बाकायदा लिख कर दिया कि यहाँ हम इजाज़त नहीं देंगे, हमारे सेटअप पर ख़तरा है। तो क्या जमहूरियत, जलसे, जुलूस ये हमारे सेटअप से जो है वह नाराज है और उससे हम कभी इजाज़त नहीं देंगे। तो सर फिर तो 5 मिलियन के करीब मिडिल ईस्ट में जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ से तो आधे वोट तो आपके वैसे ही जो है ना वो कम हो गए। सर हमारी ज्यादातर मेजॉरिटी जो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो खलीज के ममालिक में है। बिल्कुल ऐसे ही है, ममालिक में भी है, बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, हर ममालिक में वहाँ इजाजत है, वहाँ बाकायदा जुलूस की शक्ल में आए जैसे चाहे आए। लेकिन जो इंटरनेट बेल्टिंग का जो सिस्टम जो उन्होंने अपनाने की कोशिश की जा रही है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा इसके अंदर शफाफियत नहीं है, राजदारी नहीं है, जहाँ राजदारी नहीं होगी तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। आइन के आर्टिकल 18 से मुताबिक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में टेम्परिंग के बड़े खतरात हैं, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम इस पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हम इसको भी तस्लीम नहीं करते, इसके अंदर भी राजदारी नहीं है, टेम्परिंग के बड़े चांसेस हैं। और उसके बाद फिर ईवीएम के अलावा कौन से ऐसा रास्ते हैं जो आप धांधली को रोक सकते हैं?
धांधली रोकने के बड़े इख्तियार हैं, बड़ा आसान तरीका है जी। सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को आप काबिल गिरफ्त कर लें। उनको ये कह दें कि अगर आपके पोलिंग स्टेशन में बेकायदगी बेज़ाबती हुई तो आपके खिलाफ हम एक्शन डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करें। आप देखें 10 का में बड़ा वाक़या पेश आया, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ वार्निंग दे सका, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभी तक केस चल रहे हैं। अभी तक वहाँ के पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने, चीफ सेक्रेटरी इजाजत ही नहीं दी कि उन 22 पोलिंग स्टेशनों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस लिहाज से ये सिस्टम इसी तरह बिगड़ता जाएगा जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंडिया की तर्ज पर इख्तियारात नहीं दिए जाते। इंडिया में होता है जिस रियासत में गड़बड़ हो जाए उस रियासत के चीफ सेक्रेटरी को बरतरफ करने का इख्तियार बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। वो किसी अब जब तक वो इख्तियारात दे दें तो ये ना इलेक्ट्रॉनिक वोटर की जरूरत है तो ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत है। तमाम इख्तियारात हमें चाहिए, इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए जैसे इंडिया में दिए गए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।